अपवाह। बच्चों, अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा में बहते बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बराबर, महानदी। उसके बाद ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाने के बाद इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। और इस नदी की जो लंबाई है वो 8 से 860 किलोमीटर इतनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा द्रोणी। तो कावेरी जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से जो निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख नदियां है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी तथा इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे झील। झील का मतलब है तालाब। लेकिन तालाब ऐसे रहता है कि तो एक जगह होती है कि जहाँ पे तालाब में पानी है, लेकिन कुछ कुछ तालाब को कुछ अच्छे से बना देते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें, बोटिंग रखते हैं, कुछ अच्छे कमल खिले हुए लगते हैं। उसके बाद तो कुछ बदक, स्वान, उसमें हंस तैरते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से मतलब लोगों को आनंद लेने के लिए भी कुछ ऐसे तालाबों को सजाया जाता है, तो उसको हम लोग झील भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं। तो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील और नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो हम लोग परिचित तो है ही, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार हम लोग अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए हैं। हाँ, आप भी गए हैं, मैं भी गई हूँ। और उसके बाद तथा वहां पे जो नौकायान रहता है, जो तैराकी रहती है एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा, जो आपने भी लिया होगा और हम लोग सभी लेते हैं, जहाँ पे झील पे कुछ अच्छे अच्छे खेलने वाले चीजें भी रखते हैं, तालाब के अंदर भी कुछ मौजूद चीजें रहती है ऐसी। तो हम लोग अगर कल्पना करेंगे तो कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? और पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। अभी पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ पे जल जमा हो जाता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसे झील कहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक चित्र देख रहे हैं लोकता झील का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे भारत में भी ऐसी बहुत सी झीलें, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न भिन्न है। मतलब उनका आकार एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न आकार रहते हैं। उसके बाद अधिकतर झीलों स्थायी होते हैं वहां पे, और तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों की, वर्षा जब आती है, बारिश जब आती है, तो तालाब पूरे के पूरे भरे हो जाते हैं, और जब वर्षा चली जाती है तो वो तालाब थोड़ा सूखते हैं। जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। अभी यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु की, नदियां, उसके बाद एवं मानवीय क्रियाकल्पों के कारण हुआ है। कुछ नैसर्गिक है, कुछ अनैसर्गिक है, इस तरह से। अभी एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गैखुर झील का निर्माण करती है, और स्पिट तथा बार यानी रोधी का तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं।
जैसे चिल्का झील, उसके बाद पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। और उसके बाद अंतरदेशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, जैसे कि मौसम आएगा बारिश का तो पूरा का पूरा झील भर जाता है, पानी से भरा हुआ रहता है। उसके बाद उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। और ये जो मुख्य झीलें हैं ये क्या करती है, तो ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, यानी कि बर्फ के बाद जो पानी आता है उससे वो बनी है। और दूसरे शब्दों में अगर उसको बोला जाए तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। हिम यानी बर्फ पिघलने के बाद वहां पे पानी जम जाता है और फिर वो वही झील बन जाती है। और फिर या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए हैं। और इसके विरुद्ध जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, मतलब मीठा पानी है उसमें और ये नैसर्गिक रीति से बनी है। प्राकृतिक मतलब कुदरत के द्वारा ये अपने आप बनी हुई झील है। और डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। आगे देखते हैं अभी बच्चों। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत ये झील का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है और अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। और उसके बाद भी तथा जब इस सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। और अभी झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। और ये आसपास की जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है पूरी की पूरी। और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ाती है, क्योंकि उसका नैसर्गिक सौंदर्य ही इतना सुंदर, स्वच्छ पानी, एकदम खिला खिला उल्लास भरा वातावरण, तो बहुत अच्छा लगता है पर्यटकों को ही। और उसके बाद वो हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नदियों की तरफ। अभी नदियां हमें क्या क्या करती है, तो नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अभी हम लोग अगर देखते हैं कि संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। और नदियों का जल जो रहता है, जो पानी है, वो मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। अभी यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। और अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची हम लोग अगर तैयार करेंगे जो नदी के किनारे स्थित है। क्या बच्चों आप अपने ऐसी एक सूची बनाएंगे जिसमें नदी के किनारे कुछ शहर है वहां पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि नदी का प्रदूषण। इसके अंतर्गत नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो गई है। इसके गुण ही इतने हैं कि सभी जगह नदी का पानी हमें इस्तेमाल होता है, जैसे पानी पीने के लिए, घरेलू हमारे सब कामकाज के लिए, उसके बाद औद्योगिक मतलब हमारी जितने भी कारखाने हैं उधर लगता है, उसके बाद कृषि खेती के लिए तो पानी लगता ही लगता है बच्चों। तो
इससे नदी को बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका हमारे जीवन में। अभी इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी भी होती है और तथा इनका आयतन घटता जाता है। और दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं और ये सिर्फ केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अभी अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो समुचित जल प्रवाह में गंगा नदी जो है हमारी उसका लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले वाले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार इस बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। तो क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है बच्चों? और नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करेंगे आप और हम। अभी इसी वक्त करेंगे आप लोग विचार और तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। मतलब इसका मतलब है कि हम लोग इस पर एक वाद विवाद यानी एक विचार विमर्श भी कर सकते हैं, विचार विनिमय भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत झील किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में यानी कॉपी में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले विभाग।